हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। आज जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है जो कि जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं उनके लिए भी क्वेश्चन बहुत यूज़फुल होगा। इसमें सिचुएशन क्या है? इसमें सिचुएशन ये है कि एक हेमीस्फीयर है और हेमीस्फीयर के टॉप पर एक पार्टिकल रखा हुआ है। पार्टिकल को स्लाइटली पुश करते हैं तो पार्टिकल हेमीस्फीयर के सरफेस पर स्लिप करना स्टार्ट करता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। और हमको ये बताना है कि ये पार्टिकल जब हेमीस्फीयर से कांटेक्ट छोड़ता है तो उस टाइम पर इस पार्टिकल और हेमीस्फीयर के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाती है, कितने एंगल पर ये कांटेक्ट लूज करेगा वर्टिकल के साथ। इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, एस वर्मा सर की बुक में भी इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन कई और बुक में भी ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में और बाकी जगह जो आपने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे क्वेश्चन देखा होगा, उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें हेमीस्फीयर फिक्स नहीं है, तो इसमें हेमीस्फीयर भी मूव करेगा और पार्टिकल भी मूव करेगा। जैसे जैसे पार्टिकल स्लाइड करता जाएगा हेमीस्फीयर भी लेफ्ट साइड में मूव करता जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। और इसको हमें एक स्पेशल केस के लिए सॉल्व करना है। वो स्पेशल केस ये है कि जब दोनों का मास इक्वल है। हालांकि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें दोनों का मास डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं मास डिफरेंट लूंगा तो फिर सोल्यूशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये स्पेशल केस समझ लिया जिसमें दोनों का मास इक्वल होता है, तो आप वो वाला केस भी सॉल्व कर सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये पार्टिकल वर्टिकल के साथ किसी इंस्टेंट पर कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो डायग्राम की क्लैरिटी के लिए मैं मान लेता हूँ कि एक ये वर्टिकल लाइन मैंने बनाई, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन है और पार्टिकल किसी इंस्टेंट पर थीटा एंगल बनाता है, ये हम मान लेते हैं। तो ये मैंने पार्टिकल के लिए ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर पार्टिकल यहाँ पर है और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ कि एंगल कितना है, थीटा की इक्वल है। सो सपोज दिस एंगल इज थीटा। हमको यही एंगल कैलकुलेट करना है कि एंगल कितना होगा, और इसके लिए मैं पार्टिकल भी बना लेता हूँ। तो एक पार्टिकल भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि ये पार्टिकल है हमारे पास, और पार्टिकल को यहाँ से उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ये है पार्टिकल की पोजीशन, और इस पार्टिकल को ये हमने बना दिया, ये पार्टिकल है। अच्छा, पार्टिकल कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। अभी इसने इस एंगल पर कांटेक्ट लूज नहीं किया है, अभी मैं जनरल केस बना रहा हूँ। अब इसमें देखो, अगर मैं पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो इस इंस्टेंट पर पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। पार्टिकल पर लगने वाले फोर्सेस होंगे, तो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर वर्टिकली डाउनवर्ड। थोड़ी लाइन मैंने ज़्यादा लंबी बना दी है, इसको छोटा कर देता हूँ। तो ये पार्टिकल पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको मैंने लिख दिया mg। ठीक है, ये पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है। इसके अलावा एक कांटेक्ट फोर्स भी लगेगा पार्टिकल पर हेमीस्फीयर के सरफेस से, और उस कांटेक्ट फोर्स को यानी नॉर्मल रिएक्शन को मैंने बना लेता हूँ यहाँ पर। ज़रा इसको भी थोड़ा ढंग की स्ट्रेट लाइन बना लें। तो ये मैंने एक लाइन खींच दी, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। पार्टिकल पर लगने वाली ये नॉर्मल रिएक्शन है, इसको नाम दे देता हूँ मैं n के बराबर। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि इस क्वेश्चन को, जो बाकी जगह आपने क्वेश्चन देखे हुए हैं उससे अलग करता है, वो ये है कि इस समय हेमीस्फीयर भी एक्सेलरेट कर रहा होगा। हेमीस्फीयर एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में कर रहा होगा, हेमीस्फीयर का एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, और मैं मान लेता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, e1। हेमीस्फीयर क्यों एक्सेलरेट कर रहा होगा, हेमीस्फीयर के एक्सेलरेशन की वजह क्या होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं हेमीस्फीयर ये बना लूँ यहाँ पर, और हेमीस्फीयर पर पार्टिकल की वजह से लगने वाले कांटेक्ट फोर्स को बनाऊँ, मैं बाकी फोर्सेस नहीं बना रहा हूँ, केवल हेमीस्फीयर पर लगने वाला कांटेक्ट फोर्स मैं यहाँ पर बनाता हूँ n। ठीक है, अच्छा, ये अगर n है और ये वर्टिकल लाइन है, तो अगर आप देखेंगे तो ये एंगल कितना है, थीटा है। यहाँ पर ये एंगल भी थीटा होगा अगर मैंने उसको थीटा लिया है। तो उसी रीजनिंग से, लॉजिक से इस एंगल को भी हम कितना कहेंगे कि ये एंगल कितना है, थीटा है।
तो नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा वो आएगा n साइन थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है n cos थीटा. So n sin theta component of normal reaction which is acting on the hemisphere towards left is accelerating this hemisphere. So acceleration of the hemisphere I am assuming is a1 towards left and cause of acceleration of hemisphere is the n sin theta. तो इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर a1. अच्छा, इस इंस्टेंट पर हेमीस्फीयर की कुछ वेलोसिटी भी जरूर होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि इस समय हेमीस्फीयर की जो वेलोसिटी है वो v1 है, जिस इंस्टेंट पे एंगल थीटा है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है, a1 है. एंड सिंस थीटा इज चेंजिंग देयरफॉर n साइन थीटा इज ऑल्सो चेंजिंग. तो n साइन थीटा अगर चेंज हो रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन a1 भी चेंज हो रहा होगा. ठीक है. अब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम मैं पार्टिकल का यहाँ पर बना रहा हूँ, ये फ्री बॉडी डायग्राम में बना रहा हूँ हेमीस्फीयर के रिस्पेक्ट में. तो पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं हेमीस्फीयर के रिस्पेक्ट में बनाता हूँ, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वर को मैंने मान लिया कि कहाँ पर बैठा हुआ है ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है हेमीस्फीयर के ऊपर. तो ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, इसलिए अगर ऑब्जर्वर के रिलेटिव फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, हेमीस्फीयर के रिलेटिव फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो हमको एक शूडो फोर्स भी बनाना पड़ेगा. तो इस पार्टिकल पर एक शूडो फोर्स भी मैंने बनाया. ये शूडो फोर्स होगा मास ऑफ द पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द हेमीस्फीयर ma1, और डायरेक्शन ऑफ शूडो फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और द ऑब्जर्वर, ma1. सो दीज आर द थ्री फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल एट दिस मोमेंट. अब इस पार्टिकल की एक कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो मैं मान लेता हूँ इस पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन में शो कर देता हूँ वहाँ पर. इसको मैं फ्री बॉडी डायग्राम नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट वेलोसिटी कह रहा हूँ इसको, कि ये वेलोसिटी मैंने यहाँ पर बनाई है. एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट दिस मोमेंट आई एम टेकिंग इक्वल्स टू v, और ये v किसके रिलेटेड है, वेलोसिटी v of the particle is relative to hemisphere. ये हेमीस्फीयर के रिलेटिव हमने लिया है. एंड v1 इज वेलोसिटी ऑफ हेमीस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, a1 इज एक्सेलरेशन ऑफ हेमीस्फीयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अब मैं फोर्सेस को करता हूँ रिजॉल्व. तो फोर्सेस को मैं रिजॉल्व करता हूँ, तो mg का एक कंपोनेंट लिया मैंने यहाँ पर. सो दिस इज mg cos थीटा. एक कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा mg साइन थीटा. अच्छा, अब mg साइन थीटा को ज़रा और अच्छे से मैं बना दूँ, ये इसी डायरेक्शन में आएगा mg साइन थीटा. मैं फिर रिमाइंड करा दूँ कि ये वेलोसिटी को मैंने यहाँ पर शो किया, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस बनाते हैं, वेलोसिटी नहीं बनाते हैं. तो mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल आएगा थीटा. तो ma1 इस टेंजेंशियल डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा. तो इसका भी मैं कंपोनेंट करता हूँ. तो एक कंपोनेंट यहाँ पर होगा, इट इज़ ma1 साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा ma1 कॉस थीटा. तो मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं बेसिकली ma1 कॉस थीटा के. अब जरा ये जो रेडियल डायरेक्शन है इसको देखो. इस रेडियल डायरेक्शन में पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं. पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है mg साइन थीटा, जो mg का कंपोनेंट है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, और एक ma1 साइन थीटा लग रहा है, जो कि शूडो फोर्स का कंपोनेंट है रेडियल डायरेक्शन में. मैं न्यूटन सेकंड लॉ से रेडियल डायरेक्शन में इक्वेशन लिख रहा हूँ. पार्टिकल पर नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि इस वाले डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिखूंगा. ठीक है. तो इक्वेशन नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये किसके रिलेटिव लिख रहा हूं मैं, विथ रिस्पेक्ट टू हेमीस्फीयर. तभी तो शूडो फोर्स लगाया है ना. अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहे होते तो शूडो फोर्स हम लगाते ही नहीं. इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड द सेंटर, जिसको कि हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. इसलिए मैं इक्वेशन लिखूंगा mg cos थीटा माइनस n माइनस ma1 साइन थीटा, ये तो हुआ नेट फोर्स, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास m, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा v²/r. ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. यहाँ पर r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर. रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज r. सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. लेकिन हमको तो ये कैलकुलेट करना है कि ये पार्टिकल जिस इंस्टेंट पे कांटेक्ट छोड़ता है, उस इंस्टेंट पर थीटा कितना होगा. तो आपने इस जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है, उस क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस यहीं पर आता है. सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, कॉन्सेप्चुअल चीज़,
जब पार्टिकल कांटेक्ट छोड़ेगा तो एट द टाइम व्हेन पार्टिकल लूजेस कांटेक्ट विद द हेमिस्फीयर नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स जीरो, ये सभी जानते हैं, हम पहले भी किया होगा आपने। तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा, बट एट द सेम टाइम जैसे ही कांटेक्ट छूटेगा तो हेमिस्फीयर का एक्सेलरेशन a1 भी जीरो होगा। यानी कि व्हेन पार्टिकल लूजेस कांटेक्ट, व्हेन पार्टिकल loses contact n equal to 0 and a1 equals to 0, दोनों जीरो होंगे। क्योंकि अगर n जीरो हो गया तो ये n sin थीटा भी जीरो हो जाएगा, n sin थीटा जीरो हो जाएगा तो हेमिस्फीयर पर लगने वाला फोर्स जीरो हो गया, तो हेमिस्फीयर का एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। इन दिस सिचुएशन दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है इक्वेशन, मैं जरा थोड़ा अपने आप को छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर जिससे कि आपको इक्वेशन साफ साफ दिखे। तो ये होगा mg cos थीटा इक्वल्स टू m v स्क्वायर बाई आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे cos थीटा निकालना है या थीटा कैलकुलेट करना है। तो अननोन क्वांटिटी एक v भी है मेरे पास, तो मुझे एक इक्वेशन और चाहिए जो कि थीटा और v को आपस में रिलेट करती है। तो अब मैं इसमें एक और इक्वेशन जो मुझे क्लिक करती है वो है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हम इसमें लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल और हेमिस्फीयर का जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम मैंने लिखा 0, और सपोज लेफ्ट साइड डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ नेगेटिव, तो हेमिस्फीयर का लीनियर मोमेंटम हो जाएगा -mv1। और ये स्पेशल केस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं जिसमें दोनों का मास इक्वल है, तो -mv1 प्लस। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हमेशा इनर्शियल फ्रेम में ही लगता है, ध्यान रखना। और ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये जो वेलोसिटी v है, इस v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, ये जो v वेलोसिटी थी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एंगल कितना है, इसका थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये आएगा v cos थीटा और ये आएगा v sin थीटा। तो जो v cos थीटा है, दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v cos थीटा ऑफ द पार्टिकल इज विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर। आई नीड दिस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब आप अगर जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। वेलोसिटी कितनी आएगी, ये आ जाएगी v cos थीटा माइनस v1 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अच्छा, मास से मल्टीप्लाई करना तो भूलेगा, इनटू m। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैंने राइट साइड को पॉजिटिव लिया, लेफ्ट को नेगेटिव। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो इसको सिंप्लीफाई करने से इक्वेशन आ जाती है v1 इक्वल्स टू v cos थीटा by 2. This is equation number 3. So now we have relation between theta and v1 and v and theta and v. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखी तो मेरे पास ऑलरेडी एक और अननोन ऐड हो गया इसमें। कौन सा अननोन ऐड हो गया इसमें, v1। सो आई नीड वन मोर इक्वेशन जो कि v1 v और थीटा को आपस में रिलेट करती हो। तो एक और इक्वेशन हम किससे लिख सकते हैं, अनदर इक्वेशन वी कैन टेक बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, ठीक है। तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की भी मैं इक्वेशन लिखता हूं। तो इसमें ध्यान दें कि क्लैरिटी के लिए जरा मैं ये हटा देता हूं यहाँ से, ये जो मास है इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी यहाँ से हटाते हैं, और फ्री बॉडी डायग्राम नीट एंड या पोजीशन हम पार्टिकल की नीट एंड क्लीन बनाते हैं। तो पार्टिकल है इस समय यहाँ पर पार्टिकल है, ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है, वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बनाता है। मैं मान लेता हूँ कि ग्रेविटेशन मैकेनिकल एनर्जी की, जो पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी है उसमें काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमको लिखनी होगी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेवल मैं ले लेता हूँ इसका ग्राउंड को। तो पार्टिकल जबकि टॉप ऑफ द हेमिस्फीयर पे था
तब उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसकी mg इंटू आर। ठीक है, हेमिस्फीयर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि हेमिस्फीयर की जो हाइट है ग्राउंड से वो चेंज नहीं होती, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी है इसकी? v1, और ये पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी ली है हमने? v के बराबर। इसको अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा था? v sin थीटा के बराबर। ये एंगल था, सॉरी, ये एंगल था थीटा, और ये था थीटा, और ये वाला था 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब पार्टिकल की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये कॉन्टैक्ट लूज करता है थीटा एंगल पर, तब कितनी होगी? तो ये जो रेफरेंस लेवल से इसकी हाइट है ये हो जाती है r cos थीटा के बराबर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे mg r cos थीटा। सो mg r cos थीटा प्लस, अब पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी लिखना है। काइनेटिक एनर्जी में देखो क्या है कि ये जो पार्टिकल है इसके पास वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट है v sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है v cos थीटा माइनस v1, जिसको सिंप्लीफाई करने पर कितना जाता है? 1/2 v cos थीटा के बराबर। तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो है v sin थीटा होल स्क्वायर प्लस v cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी। वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और हेमीस्फीयर के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में कैसे होगी? सेम होगी, क्योंकि हेमीस्फीयर में वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो चाहे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड पे बैठ के देखो या हेमीस्फीयर पे बैठ के देखो, वर्टिकल कंपोनेंट सेम नजर आएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में पार्टिकल की कितनी लिखूं? पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखा हाफ m, और इसकी वेलोसिटी का स्क्वायर यानी v sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 1/4 v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसका अंडर रूट, और फिर इस अंडर रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ज़रा और क्लैरिटी के लिए मैं पहले ही लगा देता हूँ इसमें होल स्क्वायर, और फिर लिखता हूँ यहाँ पर 1/2 m। अब क्लियर है। तो पार्टिकल की हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिख ली है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी लिख ली है। अब मुझे लिखना है हेमीस्फीयर की काइनेटिक एनर्जी। तो हेमीस्फीयर की काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v1 स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास अननोन क्वांटिटीज कितनी है? 3, और 3 इक्वेशंस हैं। जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो तो किसी काम की नहीं है, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 4 इक्वेशंस हैं, सॉरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 3 इक्वेशंस हैं, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन को। तो अगर मैं mgr लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो बचेगा 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू, और ये होगा 1/2 m v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 m, और v1 की वैल्यू कितनी आई थी? v cos थीटा बाई 2 हमने सॉल्व किया था, तो सॉल्व करने पर v1 की जो वैल्यू आई थी v cos थीटा बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो मैं वो वैल्यू भी यहाँ पर रख देता हूँ। तो हाफ m v cos थीटा बाई 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देता हूँ। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 5। इन इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास cos थीटा में एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, वो इक्वेशन इस तरह से होगी cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके इतना आता है। मैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे नहीं जाऊंगा, इक्वेशन को सॉल्व करना तो अब आपको आना चाहिए। जेईई एडवांस की प्रिपरेशन करने वाले अगर आप स्टूडेंट्स, आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 2
इक्वल्स टू 0। इसको इस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है। यहाँ से रिजल्ट आएगा कॉस थीटा -2 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, तो इसको हम नहीं लेंगे। तो फिर हम दूसरी इक्वेशन पर फोकस करते हैं, वो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा -2 इक्वल टू 0। इसको लिखा जा सकता है कॉस थीटा इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 8 अपॉन 2। कॉस थीटा इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 आएगा। अंडर रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 डिवाइडेड बाई 2। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा -2 प्लस -1 प्लस माइनस √3, इतना आएगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू या तो -1 माइनस √3 होगा, और कॉस थीटा इक्वल टू -1 प्लस √3। अब कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। तो ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हम कौन सी वैल्यू रखेंगे अपने पास? कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 - 1 ये रखते हैं, या थीटा इक्वल्स टू cos inverse √3 - 1, and this is the answer of this question. So answer of this question is theta equal to cos inverse √3 - 1। आपने जो क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ है उसमें आंसर आता था cos थीटा इक्वल्स टू 2/3 या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 2/3। उसमें पार्टिकल जिस हेमिस्फेरिकल सरफेस या स्फेरिकल सरफेस पर स्लाइड कर रहा होता था उसमें हेमिस्फीयर या स्फीयर होता था फिक्स्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए है क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, इसलिए हमको मोशन हेमिस्फीयर का भी कंसिडर करना पड़ा और पार्टिकल का भी। अब इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीज़ क्या है, कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का? तो इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है कि जब तक पार्टिकल ने कांटेक्ट नहीं छोड़ा है, तो पार्टिकल का कांटेक्ट फोर्स इस हेमिस्फीयर पर लग रहा है, तो हेमिस्फीयर एक्सेलरेट कर रहा होगा, और वो एक्सेलरेशन मैंने लेफ्ट साइड में दिखाया है A1 से। लेकिन जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल कांटेक्ट लूज करता है उस इंस्टेंट पर n cos थीटा कैसा हो n कितना हो जाएगा? 0। तो n sin थीटा भी 0 होगा। हेमिस्फीयर पर लगने वाला फोर्स 0 होगा, तो हेमिस्फीयर का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन n और ma1 sin थीटा ये दोनों ही फोर्स उस इंस्टेंट पे 0 हो जाते हैं जिस इंस्टेंट पे पार्टिकल का कांटेक्ट छूटता है। एडिशनल इक्वेशन एक तो ये हमने यूज़ किया। इस क्वेश्चन में जो आपने कॉमन क्वेश्चन देखा हुआ है उसके कंपैरिजन में एक और एडिशनल चीज़ की हमने यूज़ की है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी हमको लेना होगा। ये जो वेलोसिटी है, हमने वेलोसिटी v पार्टिकल की हेमिस्फीयर के रिलेटिव में ही क्यों ली? हम इसको ग्राउंड के रिलेटिव में लेके क्यों नहीं सॉल्व करते हैं, या उससे क्या इनकन्वीनियंस होती है? तो इसका आंसर आप मुझे देना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।